हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लर्निंग पॉइंट। बच्चों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक महान साहित्यकार, महान कहानीकार और महान उपन्यास सम्राट, जी हाँ, और कोई नहीं, एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार प्रेमचंद जी के बारे में, मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। बच्चों, ये एक ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने एक साधारण परिवार से संबंध रखने के बावजूद हिंदी साहित्य में एक महान साहित्यकार के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। तो आइए आज जानते हैं इन महान लेखक और साहित्यकार प्रेमचंद जी के बारे में एक जीवन परिचय के रूप में। बच्चों, ये जो जीवन परिचय मैं आज करवाने जा रही हूँ, इसे सभी एनसीईआरटी आदर बोर्ड के जो एचबीएससी आदर बोर्ड के जो स्टूडेंट है, ये सभी के लिए ज़रूरी है और कहीं ना कहीं उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, क्योंकि जीवन परिचय अक्सर पेपर में आता है, एग्ज़ाम में आता है। तो उसको कैसे लिखा जाता है वो मैंने इन नोट्स में आपको दिखा दिया है। बिल्कुल अच्छे मार्क्स लेने वाला नोट्स मैंने बनाया है। तो जैसे भी एग्ज़ाम्स में लिखा जाता है सेम टू सेम मैंने वैसा ही आपको समझाने की कोशिश किया है। तो आइए देखते हैं, जानते हैं प्रेमचंद के जीवन के बारे में। तो जो मुंशी प्रेमचंद जी थे, उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद जी जो थे, उनका जन्म 31 जुलाई सन 1880 को बनारस, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ निकट ही लम्ही नामक गांव में हुआ था। तो जो मुंशी प्रेमचंद से थोड़ा और बता देती हूँ, तो इनका जो मूल नाम था वो धनपत राय था। धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम था और इन्हें नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में भी जाना जाता था। नवाब राय के रूप में इन्होंने उर्दू में रचनाएं लिखी इस नाम से, और फिर ये हिंदी में मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखने लगे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? लम्ही नामक गांव में हुआ था। कहाँ था लम्ही नामक गांव? उत्तर प्रदेश के बनारस में। आगे देख लेते हैं। इनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव मैंने बताया था। धनपत राय श्रीवास्तव, ये साथ में लगाते थे। तो ये एक कायस्थ परिवार से संबंध रखते थे, यानी ये जो साधारण परिवार से संबंध रखते थे और ये कायस्थ परिवार से संबंधित थे। कायस्थ इनकी जाति थी, जिनको जुलाहा कहा जाता है। और इनके पिता डाक विभाग में लिपिक थे। लिपिक यानी जिनको डाक मुंशी भी कहा जाता है, और उनका नाम था मुंशी अजायब राय। क्या नाम था इनके पिताजी का? मुंशी अजायब राय, ये इनके पिता का नाम था। मुंशी वो आगे लगाते थे अपने नाम के आगे, तो इनके पिता का नाम था मुंशी अजायब राय। और वो क्या काम करते थे? डाक विभाग में लिपिक थे, यानी डाक मुंशी थे। और इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। इनकी माता का नाम था आनंदी देवी, ये इनकी माता का नाम था आनंदी देवी। और ये अक्सर अस्वस्थ रहती थी, क्योंकि इनकी माता बीमार रहती थी, इसलिए इनके घर की जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि इनके पिताजी छोटे से डाक मुंशी थे और माता अक्सर अस्वस्थ रहती थी। तो घर का जो माहौल था वो कुछ ऐसा ही था। उनके घर की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति अक्सर खराब रहती थी, ठीक नहीं रहती थी। 5 वर्ष की आयु में ये इनकी जो माता थी, ये माता विहीन हो गई, यानी इनकी जो माता थी वो स्वर्गवास को चले जाते हैं, यानी उनका देहांत हो जाता है। और 5 वर्ष की छोटी सी अल्पायु में ही ये माता के प्रेम से विहीन हो जाते हैं। 14 वर्ष की आयु में इनके सिर से पिता का साया भी उठ जाता है, यानी जब ये 14 वर्ष के होते हैं तो इनके सर से पिता का साया भी उठ जाता है। और एक तरह से इनके कंधों पर परिवार की जो जिम्मेवारी है उसका वो कंधों पर बोझ आ पड़ता है, उसका भार, यानी परिवार की जिम्मेवारी का भार इनके कंधों पर आ पड़ता है। इसलिए मैट्रिक के बाद ही इन्होंने अध्यापक की नौकरी करनी पड़ी। ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए और मैट्रिक के तुरंत बाद इन्होंने अध्यापक की नौकरी कर ली, परंतु इसके साथ साथ इन्होंने अध्यापन कार्य भी जारी रखा।
इन्होंने नौकरी जरूर की क्योंकि परिवार की जिम्मेवारी इनके सर पर थी, उसका बोझ इनको उठाना था, लेकिन साथ साथ ये अध्यापन कार्य भी करते रहे, पढ़ते भी रहे और बीए की डिग्री इन्होंने प्राप्त कर ली। यानी धीरे धीरे नौकरी करते करते इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त कर ली, बीए पास भी कर लिया। सन 1920 में इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। ये देखिए, सन 1920 में इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। क्यों दे दिया? तथा गांधी जी के आह्वान पर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े, क्योंकि गांधी जी उस समय राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने चला रखा था, स्वतंत्रता यानी आज़ादी के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया हुआ था गांधी जी ने। उनके संपर्क में आने के बाद इन्होंने अपनी अध्यापक की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया तथा इन्होंने इसके साथ ही इन्होंने आजीविका हेतु स्वतंत्र लेखन शुरू कर दिया और इसके साथ इन्होंने अपना जो आजीविका थी वो चलाने के लिए क्या किया? स्वतंत्र लेखन या स्वतंत्र रूप से ये लेखन करने लगे। सोजे वतन इनका एक कहानी संग्रह था। सोजे वतन इनका फेमस कहानी संग्रह था जिसको अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार को ये इल्म था कि कहीं सोजे वतन पढ़कर जो देश की जनता है वो भड़क न जाए, और इस वजह से उन्होंने सोजे वतन को जब्त कर लिया था। क्योंकि देशभक्ति से परिपूर्ण रचना थी ये और पूरे देश में देशभक्ति से फैल सकती थी, मतलब देशभक्ति का जो जज्बा है लोगों में बढ़ सकता था, इसलिए उन्होंने इसको जब्त कर लिया। अतः जीवन में संघर्षरत रहते हुए सन 1936 में इस महान साहित्यकार का स्वर्गवास हो गया। तो सन 1936 में क्या हो गया? इनका स्वर्गवास हो गया। इन महान उपन्यास सम्राटकार का स्वर्गवास हो गया। आगे देखते हैं इनकी रचनाएं। तो रचनाएं हैं इनकी, प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं, तो सबसे पहले इनके उपन्यास देखते हैं। इनके उपन्यास थे प्रेमा, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, मंगलसूत्र आदि। ये सारे इनके क्या थे? उपन्यास थे। इसके बाद देखते हैं इनकी कहानियाँ। इनकी कहानियाँ कौन कौन सी थी? कहानियाँ थी इनके कहानी संग्रह थे। तो इनकी कहानियाँ थी बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, दूध का दाम, नमक, कफन, सोजे वतन। ये सारे इनकी क्या थी? कहानियाँ थी। और इनका कहानी संग्रह था एक मानसरोवर नाम से जो प्रसिद्ध था, उसमें 8 भाग थे। क्या था? इनका कहानी संग्रह था। इसके बाद देखते हैं नाटक। इन्होंने नाटक कौन कौन से लिखे? करबला, सम्राट, प्रेम की देवी, ये सारे इनके क्या थे? नाटक थे। इसके बाद है निबंध संग्रह। निबंध संग्रह कौन से लिखे उन्होंने? कुछ विचार, विविध प्रसंग, ये सारे इनके क्या थे? निबंध संग्रह थे। आइए देखते हैं आगे इनका साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रेमचंद को केंद्र में रखकर ही कहानी व उपन्यास विधा का काल विभाजन किया गया। यानी जब कहानी और उपन्यास का काल विभाजन किया जाता है तो मुंशी प्रेमचंद जी से आरंभ किया जाता है। इनको केंद्र में रखा जाता है, इनको मुख्य रूप से सामने रखा जाता है, उसी के आधार पर काल विभाजन इनका किया गया है। उनकी कहानियों में कल्पना के साथ साथ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक यथार्थ को भी उभारा गया है। इनकी रचनाओं में बाल विवाह, जाति प्रथा, विधवा विवाह जैसी सामाजिक समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से उठाया गया है। तो आगे देखते हैं इनकी भाषा शैली। भाषा शैली के रूप में कह सकते हैं कि प्रेमचंद जी की रचनाओं में हिंदी, उर्दू मिश्रित जन भाषाओं का प्रयोग किया गया है। यानी उनकी जो रचनाएं थी उनमें हिंदी भी थी और उर्दू का, यानी मिश्रित रूप से दोनों का मिला जुला रूप उसमें प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं में अरबी व फारसी के भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है और इनकी रचनाओं में मुहावरों, लोकोक्तियों का सार्थक एवं सटीक प्रयोग से जो इनकी रचनाएं उनमें रोचकता बढ़ जाती है। इनकी रचनाओं में शैली कौन सी प्रयोग की गई है? वर्णनात्मक, संवादात्मक, व्याख्यात्मक, इस तरह की शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया है। इनकी भाषा पात्र प्रसंग की दृष्टि से सर्वथा अनुकूल होती है। ये जो मतलब कि इनकी जितनी भी रचनाएं होती हैं, इनकी भाषा जो पात्रानुकूल होती है और प्रसंगानुकूल भी इनकी जो भाषा है वो होती है। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं इन सभी उपयुक्त गुणों के आधार पर जो प्रेमचंद थे एक महान साहित्यकार के रूप में हमेशा हिंदी साहित्य में याद रखे जाएंगे। यानी हिंदी साहित्य उनको उनके अमूल्य योगदान के लिए कभी भी भुला नहीं सकता।
बच्चों वैसे तो प्रेमचंद जी पर काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है, काफ़ी कुछ बताया जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये मैंने जीवन परिचय इस तरीके से बनाया था कि तुम एग्ज़ाम्स के तौर पर इसको एज इट इज़ कैप्चर कर सको और इसको नोट्स बना के इसको याद करके एग्ज़ाम में लिख सको। अदरवाइज प्रेमचंद एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके ऊपर बहुत कुछ लिखा और बोला जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के जीवन परिचय जो एनसीईआरटी सिलेबस से रिलेटेड हैं और जाने माने हिंदी साहित्यकार हैं, महान साहित्यकार हैं, उनके मैं अपने वीडियो पर लेकर आती रहूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।